हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट इफेक्ट हमारे पास रह गया था इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले तीन इफेक्ट्स जो हमने किए उसमें हमने अर्थ की शेप देखी कि पोलर एक्सिस पर वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ज़्यादा है इक्वेटर के कंपैरिजन में। फिर हमने हाइट का इफेक्ट देखा कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमने डेप्थ का इफेक्ट देखा कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं तब भी वैल्यू जी की जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यानी कि ऑन कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स द सिंपल कंक्लूजन इज कि वेदर वी आर मूविंग अप और डाउन फ्रॉम अर्थ सरफेस इन बोथ केसेस वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजिंग। तो अर्थ के सरफेस पे ही जी की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपको बताई गई है। आज एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं कि अर्थ जो रोटेट हो रही है अपने एक्सिस के सराउंडिंग में उसका वैल्यू ऑफ जी पे क्या फर्क पड़ता है वो हम स्टडी करेंगे। तो देख लीजिए, अर्थ हम कंसीडर कर लेते हैं, एक्सिस मान लेते हैं, पोल एक्सिस है आपके पास, ये रोटेशन है हमारे पास, और ये जो है चार पार्ट जो है, चार क्वाड्रेंट जो है ये रेडियस है, सारे जो है वो कैपिटल आर है। डायग्राम अच्छे से समझ लीजिएगा। मान लेते हैं किसी टाइम पर कोई बॉडी यहाँ है अर्थ के सरफेस पर जिसका मास स्मॉल m है और पोजीशन है a। अर्थ का मास कैपिटल M है आपके पास, यहाँ a पोजीशन पर इस बॉडी का मास स्मॉल m, अर्थ का मास हम कैपिटल M मान लेते हैं, सेंटर है O। ये बॉडी सिस्टम यहाँ पर है, अगर ये अर्थ रोटेट करती है देन दिस ऑब्जेक्ट विल आल्सो रोटेट, क्योंकि अगर अर्थ कोई चीज घूम रही है और उसके ऊपर रखी हुई चीज भी उसके साथ ही घूमेगी, ये तो आपको पता ही है। तो अर्थ अपने एक्सिस के अलोंग घूम रही है तो ये भी घूमेगी कुछ इस तरीके से। मैंने आपको इसकी रोटेशन दिखा दी कि ये भी ऐसे घूमेगी, एक सर्कल ये भी लगाएगी, ठीक है। इसका सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हो, एक संतरा आप लो और उसके बीच में से जो सिलाई होती है, जो ऊन स्वेटर बुनते हैं वो सिलाई उसके सेंटर से आर पार कर दो और उस संतरे के ऊपर एक ब्लैक ऐसी साइड में एक मार्कर के साथ ब्लैक डॉट लगा दो। अब आप देखो जब आप संतरे को घुमाओगे तो वो ब्लैक डॉट भी तो साथ साथ घूम रही है, एक सर्कल ब्लैक डॉट भी कंप्लीट करती है जब वो ऑरेंज पूरा एक सर्कल अपना कंप्लीट करेगा। तो जब अर्थ दोबारा घूम के यहाँ आएगी तो इसने भी तो एक सर्कल लगा लिया होगा साथ में। तो इस सर्कल की रेडियस ये है जिसको हमने स्मॉल आर नाम दिया, समझ लीजिए ध्यान से, इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। अब इस बॉडी पर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, एक ग्रेविटेशनल पुल जिसको आप बोलते हो वेट, जो हमेशा किसकी तरफ लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो एक फोर्स तो ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, ये जिसको आपने नाम दिया mg, स्मॉल mg, इसका मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के सेंटर की तरफ इसको खींच रहा है। दूसरी फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल वो होती है जो स्ट्रेट लाइन मोशन को प्रेफर करती है। ये बॉडी अर्थ पे रखी हुई थी, इस वजह से नहीं रखी गई थी कि इसको गोल घूमना है, इसके साथ तो जबरदस्ती हो रही है। जब अर्थ घूम रही है तो इसकी तो मजबूरी हो गई, लेकिन इसके अंदर की इंटरनल फोर्सेस तो ये चाहती है कि जैसे है वैसे ही पड़ी रहे। तो एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसको रोटेशन से सिंपल उसी पोजीशन में लाना चाहती है जिसमें ये पहले थी। दो फोर्सेस आपने पढ़ी हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल जो रोटेशन में हेल्प करे, सेंट्रीफ्यूगल जो रोटेशन से सिंपल मोशन में आने में हेल्प करे। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर टूवर्ड होती है, सेंटर की तरफ लगती है। सेंट्रीफ्यूगल जो है वो सेंटर से अवे, बाहर की तरफ लगती है। तो एक फोर्स तो लग गई ये और दूसरी लग गई बाहर की तरफ ये, जिसको आपने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्मॉल f और g मैंने सिंबल दे दिया सेंट्रीफ्यूगल का। ये फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। अगर ये एंगल है लैम्डा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, लैम्डा। ये एंगल भी हमारे पास लैम्डा हो जाएगा, ठीक है।
वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं आपके पास, ये तो आपको पता है। अब देखिए दो वेक्टर्स को अगर उनकी टेल से जोड़ दें तो आपको पता है जो रिजल्टेंट निकाला जाता है वो कैसे। ये भी एक वेक्टर है, ये भी फोर्स है वेक्टर, ये भी फोर्स है वेक्टर, इनको टेल से जोड़ दिया तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। देख लो मैं सिंपल बना के दिखा देता हूँ। जब आप ऐसे बनाते थे तो स्ट्रेट दिखा देते थे, लो जी ये है वेक्टर का रिजल्टेंट। लेकिन इस केस में क्या है कि एक तो ऐसे है लेकिन दूसरा कुछ ऐसे है। एक तो स्ट्रेट है तो दूसरा क्या है, थोड़ा सा 90 डिग्री से बाहर है। तो जो इसमें होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास, रिजल्टेंट तो ऐसे ही आएगा। तो ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मीनिंग है इस पॉइंट पर हम इसको mg डैश लिखेंगे। वेट ही है जो अर्थ की तरफ आएगा लेकिन mg नहीं आएगा क्योंकि g की वैल्यू तो यहाँ थी। अब पोजीशन चेंज हो गई है तो हमें ये नहीं पता कि इस पॉइंट पर g कितना है। तो इस पॉइंट पर g का नहीं पता तो हमने इसको लिख लिया g डैश, तो mg डैश हो गया। अगर ये एंगल लैम्डा है तो बाकी का बचा हुआ एंगल यानी कि इस फोर्स के बीच में और इस फोर्स के बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस लैम्डा। ये भी आपको पता है स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 होता है, हमने लैम्डा अलग निकाल दिया तो बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ये है इसका सर्किट डायग्राम जो हम चीज स्टडी करने वाले हैं। ये सारा डायग्राम है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब रह गया हमारे पास इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ बता दें आपको कि दो तरीके की फोर्स लगेगी। हम लिख देते हैं हियर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर कम्स इनटू प्ले। फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और सेकंड जो है हमारे पास वो है वेट ऑफ द बॉडी। ये दो फोर्सेस जो है यहाँ पर अपना रोल प्ले करती हैं। वेट सेंटर की तरफ O की तरफ और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ काम प्ले करती है। अब रिजल्टेंट जो दो वेक्टर का है वो ये है, हमने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब पैरेललोग्राम लॉ लगा के हमें इस रिजल्टेंट का जो है वो वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से देखिए डेरिवेशन सारा। बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा कि आपको कंपेयर करके दिखा दूं कि a की वैल्यू क्या है, b की क्या है, अदरवाइज तो मैं सिंपल वैल्यू भी पुट कर सकता था। यहाँ रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है आपके पास mg डैश दोनों वेक्टर्स का। तो r की जगह मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं। देखिए r की जगह मैंने लिख दिया mg डैश अंडर रूट a है एक वेक्टर, पहली फोर्स ये पहला वेक्टर जिसकी वैल्यू है mg का स्क्वायर हम करेंगे m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस b है दूसरा वेक्टर ये फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल हो चाहे सेंट्रीपिटल हो, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है mv स्क्वायर बाय r, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। बट v is linear velocity and we are dealing in rotational motion now, तो हमें v को चेंज करना है एंगुलर वेलोसिटी में। और आपको फॉर्मूला पता है कि v इक्वल होता है r ओमेगा। अब आप उस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला mv स्क्वायर r था उसमें v की वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में है r से r कट जाएगा तो ये आ गया m r ओमेगा स्क्वायर। ये है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट। वो b की वैल्यू है हमारे पास अब, लेकिन स्क्वायर है b का तो उसका स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू 4, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है उसका में पहले से ही। साथ साथ आपने देख लेना है चीजों को। प्लस 2a की वैल्यू है mg, b की वैल्यू है m r ओमेगा स्क्वायर और कोस थीटा, थीटा a और b के बीच का, ये है a ये है b और इनके बीच का एंगल है 180 माइनस लैम्डा। तो थीटा की जगह आ गया 180 माइनस लैम्डा। ये है ऊपर स्क्वायर रूट। ये है हमारे पास
जो इक्वेशन की रिजल्टेंट की उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, m स्क्वायर g स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई में करने जा रहा हूं, m का स्क्वायर हो गया g r ओमेगा स्क्वायर कोस 180 माइनस लैम्डा। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी माइनस कोस लैम्डा। कोस 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ आ जाएगा कोस लैम्डा, और जो माइनस साइन है वो जो यहाँ प्लस दिया है मैंने इसको यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस साइन हमने यहाँ ले लिया। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब एक चीज अगर आप देखो तो तीनों ही टर्म्स में m स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर। क्यों ना इस m स्क्वायर को हम बाहर ले लें, लेकिन अंडर रूट से बाहर आने पर ये सिर्फ m रह जाएगा। बाहर हमने लिया तो m आ गया, अंदर रह गया g स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस 2gr ओमेगा की पावर 4 नहीं है भाई, ये तो 2 है, कोस लैम्डा। और लेफ्ट हैंड साइड पे था mg डैश, तो इस m से ये m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास रह गया g डैश। अब स्मॉल r जो है वो तो किसकी रेडियस है, जो ऑब्जेक्ट था। हमें स्मॉल r में डिस्टेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई फिक्स थोड़ी ना है कि हर बार बॉडी को यहाँ रखा जाएगा। अगर यहाँ रख दिया तो r की वैल्यू कम हो जाएगी स्मॉल r की, यहाँ रख दिया तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमें तो जर्नल रिलेशन लेना है। तो r जो है वो जर्नल वैल्यू नहीं है, तो हमें इस r की यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करनी है। r को यहाँ से जो है वो दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए r की क्या वैल्यू पुट करते हैं हम। यहाँ देखिए ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाली। इस ट्रायंगल में अगर आपको कोस लैम्डा निकालना आ जाए तो कोस की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये है लैम्डा, तो ये हुआ बेस, बेस की वैल्यू है r, और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, बच्चे यहाँ पर बड़ी गलती करते हैं, वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू mg बता देते हैं। mg तो वो फोर्स है जो बॉडी के वेट को सेंटर की तरफ जो है वो आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। जो डिस्टेंस है, हाइपोटेन्यूज तो आप लेंथ लिखते हो ना, जब मैच करते हो तो बात तो लेंथ की हो रही है। ये लेंथ किसके इक्वल है, ये लेंथ r के इक्वल है। इस सर्कल में कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सारी क्या कहलाएगी, रेडियस ही तो कहलाएगी। तो ये भी तो रेडियस ही है। तो वो जो लाइन है हाइपोटेन्यूज वो कैपिटल R है आपके पास। तो जब स्मॉल r की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा r cos लैम्डा। तो स्मॉल r की वैल्यू है r cos लैम्डा, वो हम यहाँ पुट करने वाले हैं। देखिए g का स्क्वायर स्मॉल r का स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा, पहले ओमेगा की पावर 4 लिख लेता हूँ, फिर मैंने लिख दिया cos स्क्वायर लैम्डा माइनस 2g r की वैल्यू कैपिटल R कोस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर लैम्डा। ये आ गया हमारे पास जब हमने स्मॉल r की जगह वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए एक स्टेप और हम आगे करने जा रहे हैं, रब कर रहा हूं मैं ऊपर से। इसमें से हम g को जो है g स्क्वायर को कॉमन लेने वाले हैं। देखिए क्योंकि g हमें बाहर निकाल लेना है, जैसे आप पहले वाले आर्टिकल्स में करते थे, दोनों g को सेपरेट कर लेते थे। तो इस इक्वेशन में से g स्क्वायर बाहर लेंगे तो बाहर तो सिर्फ g आएगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आना है। यहाँ क्या बचेगा 1। अगली टर्म में तो g था ही नहीं और आपने g स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वो अपोन में आ जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी r स्क्वायर ओमेगा 4 g स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। नेक्स्ट टर्म में g एक पावर में था पर आपने स्क्वायर में बाहर लिया तो नीचे जो है वो एक g आ जाएगा और ऊपर वाला g जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2r ओमेगा स्क्वायर उनमें 1g और ये हो गया कोस स्क्वायर लैम्डा। ये हो गई अंडर रूट की वैल्यू। एक एक स्टेप आपने बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ये मान के चलो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, आता है ये क्वेश्चन। और
कितना भी समझ लो फिर भी प्रैक्टिस करते करते एक गलती हो जाती है, एक भी लाइन आपसे मिस हुई उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है इसमें। अब हम जहां जिस स्टेज पे आ चुके हैं, अब आपको क्या करना है, अब ये जो सेकंड वैल्यू है, ये वाली सेकंड वैल्यू, इसको हमें ध्यान से देखना है। इस सेकंड टर्म में आपको r ओमेगा स्क्वायर g का स्क्वायर दे रखा है, ये ला स्क्वायर ओपन करोगे तो r का स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 g का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि r स्क्वायर ओमेगा 4 g का स्क्वायर है। साथ में कोस स्क्वायर लैम्डा भी है, लेकिन हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं। ये जो अंदर की टर्म है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मीनिंग है अर्थ की रेडियस की वैल्यू रखोगे 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ऊपर आएगा एंगुलर डिस्टेंस 2 पाई 360 डिग्री का एक रोटेशन, और नीचे टाइम 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई। उन सबको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके अंदर की वैल्यू आएगी 1/289, और बाहर का स्क्वायर तो भी ऐसे कैसे पड़ा है। ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, अगर आप 1 को डिवाइड करो 289 से तो 0.000 समथिंग आएगा, और उसको अगर आप फर्दर स्क्वायर कर दोगे तो ये वैल्यू और ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। तो इसलिए हम ये लिखेंगे कि दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल सो वी नेग्लेक्ट इट, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ क्या बचता है, g डैश g अंडर रूट 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा g। लास्ट वाली टर्म रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतने से काम चल रहा है, स्क्वायरिंग नहीं है हमारे पास स्मॉल टर्म की। अब आपके पास आ गया ये, फर्दर स्टेप करते हैं क्योंकि आर्टिकल खत्म नहीं हुआ हमारे पास। जो g आपने कॉमन लिया था, क्यों ना उसी g को दोबारा से एक बार अंदर ले जाएं हम, या फिर एक काम और कर लीजिए, इस पावर को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, देखिए इसको हटा के मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दिया, स्क्वायर रूट हटा के पावर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक चीज आपने नहीं सीखी है लास्ट वीडियो में, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। अप्लाइड बाइनोमियल थ्योरम, उसमें हम क्या करते हैं कि जो पावर होती है वो सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करती जाती है। तो नाउ g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा बाय g, और जो पावर थी 1/2 तो उसका 2 नीचे आ जाएगा, उस 2 से ये 2 कट जाएगा, और आपके पास जो आएगा सॉल्व करके वो हो जाएगा g 1 माइनस r ओमेगा कोस स्क्वायर लैम्डा बाय g। अब इस g को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा g डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया g, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर वाले g से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रह जाएगा r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। ये है फाइनल रिजल्ट रोटेशन का, और यहाँ भी आपको साफ क्लियर हो रहा है कि न्यू g की वैल्यू पुराने वाली में से कुछ माइनस होके आ रही है, यानी कि रोटेशन में भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। सारे केसेस में वैल्यू जो है वो आपको डिक्रीज ही मिलेगी, और ये फाइनल रिलेशन मिलेगा हमारे पास इसका। स्पेशल केसेस आप कर सकते हो, देख लीजिए स्पेशल केसेस क्या है। पहले अगर हम स्पेशल केस की बात करें तो वो ये कि अगर बॉडी को पोल पे रख दो, एट पोल, अगर ये जो बॉडी आपने ए पोजीशन पे रखी थी इसको आप यहाँ ले आओ, पोल पे रख दो, तो ये जो लैम्डा था ये यहाँ की बजाय इतना हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। तो यानी कि एट पोल लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। लैम्डा 90 रखोगे, कोस 90 तो 0 होता है, तो पीछे वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो जो नई हमारे पास वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, पुराने वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। और पुराने वाली भी कौन सी, जो पोल पर है, पोल पे है ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल वाली, और पोल पर तो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास मैक्सिमम। दूसरे केस में आप ये बोल सकते हो कि वो वैल्यू जो बॉडी है वो इक्वेटर पे आ जाए, अगर ये यहाँ जाने की बजाय ये बॉडी चल के यहाँ आ जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सेकंड केस एट इक्वेटर लैम्डा बिकम 0,
cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये वैल्यू मैक्सिमम तो है नहीं, मिनिमम भी नहीं है, तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं इस वैल्यू के बारे में कि इक्वेटर पर लाने पर जो है वो वैल्यू डिक्रीज होगी है, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज कब होगा, डिक्रीमेंट कब होगा, जब वो बॉडी जो है वो इक्वेटर पे आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास लास्ट आर्टिकल था अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड, जो हमने रोटेशन में आज किया। इस टॉपिक का ये लास्ट पार्ट हमारे पास पेंडिंग रहता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, बिना डायग्राम के आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा। और डायग्राम बनाना भी आपने इस तरीके से है कि एग्जामिनर को भी हर चीज़ का पता लगे, कैसे आपने क्या चीज़ मेंशन कर रखी है। डायग्राम अगर क्लियर होगा तो इसका मीनिंग है कि क्वेश्चन क्लियर है। फिर आपको अगर आप डायग्राम में कंफ्यूज दिखाई दोगे, आधी चीज़ों की लेबलिंग उल्टी कर दी, एरो के साइन एंगल की वैल्यू सही नहीं डाली, तो इसका मीनिंग है आपको टॉपिक क्लियर नहीं है, फिर गलती डेरिवेशन में भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।